हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल किरण द रेज ऑफ सन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हाँ, 16 चैप्टर चल रहा है हमारा आपातकालीन प्रावधान इंडियन पॉलिटी। एम लक्ष्मीकांत जी की बुक है जो कि लिखी हुई है ना। तो इंडियन पॉलिटी की हम एम लक्ष्मीकांत की मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, मैक्सिमम टाइम यही पढ़ी जाती है बुक। इंडियन पॉलिटी के लिए अच्छी और बेस्ट बुक मानी जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे आपातकालीन का। हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना था वो पढ़ना था कि अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। अब तक कितनी ऐसी घोषणाएं हो चुकी हैं। तो लिखते हैं अब तक की आपातकालीन घोषणाएं, ऐसा लिख देते हैं। 1962 में हुआ, 1971 में, 1975 में 3 घोषणाएं हुई है वैसे तो, है ना। आपातकाल की 3 बार घोषणा कर दी जा चुकी है अभी तक, 1971, 1975, 1962, है ना। 3 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। तो अब उनके बारे में जान लेते हैं। तो हमें हेडिंग देनी होगी क्या दें, अब तक की गई ऐसी घोषणा है ना। अब तक आपातकाल की गई, आपातकाल की करी गई घोषणा, है ना। जानते हैं कितनी घोषणाएं हुई हैं और कैसे कैसे हुई है, क्यों हुई है, उनमें क्या किया गया है। तो हम 3 घोषणाएं की गई हैं ऐसी, है ना। ये घोषणा किसके विषय में बात कर रही है? ये बात कर रही है इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल के बारे में लागू करने। लेट मी चेक, आई थिंक तो दिखना तो चाहिए, दिख रहा होगा। दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक दिख रहा है। हाँ, तो 3 घोषणाएं हो गई, 1962, 1971 और 1975, है ना। 1962, 1971 और 1975। इज इट क्लियर? अच्छा कनेक्शन, एक सेकेंड। यस, इट्स कनेक्टेड। कनेक्टेड, हाँ, डोंट। यानी कि कब भारत देश में ऐसी सिचुएशंस आई, ऐसे हालात पैदा हुए जब इमरजेंसी प्रोविजंस लाने पड़े, जब आपातकालीन की घोषणा करनी पड़ी, राष्ट्रपति का शासन लगाना पड़ा। तो ऐसी मेजरली तीन हुई है ना। 3 घोषणाएं ऐसी हुई है जो कि 1962 में हुई, 1972 में, सॉरी 1962, 1971, 1975, है। तो पहली जो घोषणा थी 1962 वाली, ऐसे लिख लेते हैं 1962 का आपातकाल, 1962 का आपातकाल, है ना, ऐसे लिखें पहला हमारे हिसाब से, है ना। ये क्या था? ये नेफा, है ना। क्या है ये? जो ये अभी का क्या है एक्चुअली में? ये अभी का नागालैंड, है ना। अभी की डेट में, आज की डेट में इसे क्या बोला जाता है? नागालैंड। पहले नेफा की कुछ फुल फॉर्म होगी, है ना। क्या है? नॉर्थ ईस्ट, क्या है नेफा, है ना, NEFA, है ना। तो इसकी कुछ फुल फॉर्म है, क्या है? नॉर्थ ईस्ट, अच्छा, फ्रंटियर एजेंसी, है ना। अब नहीं, अब वो क्या बोलते हैं इसको? अरुणाचल प्रदेश। हाँ, नागालैंड नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश होता है, राइट, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड नहीं, अरुणाचल प्रदेश था ये, ठीक है। अभी का अरुणाचल प्रदेश है। हाँ, तो हम फुल फॉर्म की बात कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, है ना। पहली जो घोषणा हुई आपातकाल की, जो कि 1962 में हुई थी, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आज की डेट में अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। उस समय उस जगह पे लगी। अगर पहला आपातकाल की घोषणा, आपातकाल कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1962 में हुआ था, जिसे पहले नेफा बोला गया था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, और जिसे आज की डेट में अभी अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, ये हुआ क्यों था?
चीनी आक्रमण के कारण हुआ था। ठीक है, कारण भी जानना, कारण क्या था इसका, कारण क्या है, चीनी आक्रमण है ना। जो चीन देश है, हमने पढ़ा है ना कि आपातकाल के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कारण पढ़े हमने कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जिसमें बाह्य युद्ध, बाह्य आक्रमण, ये सब चीजें पढ़ी थी हमने। वित्तीय था, दो तीन प्रकार के जो आपातकाल थे, उसमें आक्रमण था ना, युद्ध था ना, तो उसमें इसमें क्या हुआ था, इसमें चीनी आक्रमण यानी कि चीन देश का आक्रमण हुआ था, है ना, हमारे देश में। इसी कारण कैसे वो कारण लागू हुआ, मतलब चीनी आक्रमण के कारण ये लागू हुआ था। और ये कब तक चला था, ये जनवरी 1968 तक चला था ना। ये है जून, हाँ ये जनवरी, ये जो आपातकाल था ना 1962 वाला, कितने साल तक चला, ये देखो, ये जनवरी 1968 तक चला। समझ रहे हो आप इस बात को, ये जो आपातकाल था ये जनवरी 1968 तक चल रहा है, तो कितना लंबा समय खींच लिया इसने, है ना। ऐसा क्या इसमें इसी बीच में ना, ये तो 1962 की बात है, एक्चुअली में क्या हुआ यहाँ पे बीच में ना 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था इसी के, क्योंकि देखिए 1962 से 68 के बीच में 1965 आ रहा है, और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। ठीक है, ताशकंद समझौता की बात करेंगे अपनी, वो ताशकंद समझौता इंदिरा गांधी जी के और लाल बहादुर शास्त्री जी के, उसमें करेंगे भी बात। हाँ, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, पर इस समय क्या हुआ, आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो आपातकाल था ये कंटिन्यू चल रहा है 1968, चीन आक्रमण था एक, चीन आक्रमण के चलते 1968 तक वो आपातकाल कंटिन्यू रहा है। तो 1965 में पाकिस्तान से युद्ध तो हुआ, पर आपातकाल लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? ऑलरेडी आपातकाल लगा हुआ था, वो ये कंटिन्यू हो रहा था। तो 1965 में पाकिस्तान से युद्ध, पर आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ? लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आवाज तो फट जाती है ना खांसी जुकाम होने की वजह से। नया आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये लगे हुए थे। 1968 है, 1965 में क्या आपातकाल लगा दिया, जब 1968 और 62 के बीच में वो चल ही रहा है, और ये एरा कहाँ आ रहा है, 1965 वाला एरा 1962 से 1968 के बीच में ही आ रहा है ना। ठीक है, और दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, दिसंबर 1971 में, है ना। पहला आपातकाल ये राष्ट्रीय आपातकाल ना 1971 में, दूसरा आपातकाल का लगा 1971 में, है ना। पहला आपातकाल 1962 में, दूसरा आपातकाल आपका 1971, और ये इसमें डेट वैसे लिखना चाहो तो दिसंबर लिख दो, है ना, 1971 दिसंबर लिख दो, है ना, अच्छे से क्लियर है आपको। कब बाय चांस मंथ का क्वेश्चन आ जाए, इन दैट सिचुएशन यू शुड नो, है ना, 1971 दिसंबर में। अच्छा, ये क्या सिचुएशन थी, पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप जारी किया गया था ना। कारण लिखना है, लिखना है कारण, इसका भी लिख लेते हैं। कारण क्या है, कारण है पाकिस्तान का आक्रमण, है ना। As I said, it's very easy and very simple class, as you can find, as you can learn. तो अगर कोई दिक्कत आ रही, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, then please ask me. You are very free to ask me anything regarding this syllabus. Either you can ask me something related to morality also. It doesn't mean that you can't ask anything that you are suffering from any problem that you can ask, but it doesn't mean that you should ask anything, whatever illogical ऐसा कुछ नहीं, illogical questions नहीं है ना। अच्छा, क्या था, हाँ क्या था, पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप जारी किया गया था ना। यह आपातकाल प्रभावी था, किंतु एक तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल जून 1975 में लागू हो गया, है ना।
आपातकाल लागू हो गया, है ना। और ये दोनों आपातकाल की जो समाप्ति की घोषणा थी ना, ये दोनों ही आपातकाल, चाहे वो आइदर इट्स 1971 और 1975, बोथ इमरजेंसीज, है ना, जो दोनों के दोनों आपातकाल हैं, ये कब समाप्त हुए? 1977 में। 1977 में समाप्त हुआ। एम आई क्लियर? ठीक है। देखिए ये दोनों तो देखिए बाह्य आक्रमण के कारण हुए, है ना। इसमें क्या था? इसमें चीनी आक्रमण हुआ। इसमें क्या था? इसमें पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, है ना। तो ये दोनों कैसे रहे? जिसमें बाह्य आक्रमण के कारण हुआ था। इसमें थोड़ा सा वो चेंज है कि इसका कारण क्या था? इसका कारण रहा था आंतरिक उपद्रव, यानी कि देश के अंदर ही हालात खराब थे बहुत ज्यादा, है ना। इसमें किसी बाहर वाले का कोई रोल नहीं था, इसमें देश के खुद के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। तो क्या है? आंतरिक उपद्रव बोल दो आप, है ना। आंतरिक क्या बोलेंगे? तहस नहस, उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, है ना, मतलब अशांति, है ना। पहले जो दो आपातकाल रहे उनके जो वजह थी, जो रीजन था, जो कारण था, वो बाह्य आक्रमण था। पहले में चीन ने आक्रमण कर दिया, दूसरे में आपके पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, पर जो तीसरा आपातकाल था वो था आंतरिक उपद्रव। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है कि पहला, एक तो ईयर पता होने चाहिए, पहले तो आपको यही पता होने चाहिए आपातकाल कितने, है ना, 3, फिर उनके ईयर पता होने चाहिए, 1962, 1971, 1975। उनके अंदर की जो चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि आपातकाल की वजह क्या थी, है ना। ये पहली बात सब एकदम क्लियर होना चाहिए कि इनका दोनों का आपातकाल का रीजन था बाह्य आक्रमण, तीसरे वाले का एक सिर्फ आंतरिक उपद्रव, इनके ईयर क्लियर होने चाहिए। और जो आक्रमण था तो किसने किया? इसमें चीनी आक्रमण था, है ना, और इसमें क्या? पाकिस्तान का आक्रमण था। तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनेफा वाला पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, है ना, ये क्लियर होना चाहिए। और ये बताना चाहिए जैसे दोनों आपातकाल को साथ में समाप्त कर दिया गया, इसमें कंटिन्यू नहीं किया। दूसरा वाला आपातकाल 1965 का बीच में लगाया गया, मतलब 1965 में पाकिस्तान से युद्ध तो हुआ, लेकिन इसके रिगार्डिंग नया आपातकाल नहीं लगाया गया, क्योंकि जो 1962 से चल रहा था आपातकाल वो 1968 तक कंटिन्यू ऑलरेडी हो गया था। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पे आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए, राष्ट्रपति शासन, है ना। अब हम जान चुके हैं कि अगर आपातकाल लग रहा है, हमें पता चल गया है emergency procedures are, है ना, applied in our country, तो in that situation क्या होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, है ना, वही सब चीजें हैंडल करेंगे, उन्हीं का शासन चलेगा। तो आपातकाल अगर समझ लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन भी समझेंगे जरूर भाई, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शासन चल, आपातकाल की घोषणा तो कर दी, शासन चला कौन रहा है भाई? तो राष्ट्रपति जी को हम शासन चलवाते हैं, है ना। Am I clear? Am I audible? Am I visible and audible both? Huh? Can you please answer? Am I audible? Am I visible? Don't say that you are invisible. I can't be. देखिए, अनुच्छेद जो 355 है, आप सभी जानते हो कि केंद्र को कुछ कर्तव्य निभाने के लिए कहता है ना। अनुच्छेद 355 है जो, वो केंद्र को, सेंट्रल को कुछ कर्तव्य निभाने के लिए विवश करता है, या उसको आज्ञा देता है, निर्देश देता है, आदेश देता है, या विवश करता है। कहने का मतलब उसको ऑथोराइज्ड करता है, उसको ये शक्तियां देता है, उसको अधिकार देता है कि जो राज्य है ना, केंद्र को दी जाती है ना, केंद्र को कौन सा अनुच्छेद? 355 अनुच्छेद, हाँ लिखो
355 अनुच्छेद केंद्र की तरफ, हाँ केंद्र को होगी कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कोई भी राज्य हो, जितने भी फिलहाल नाउडेज 28 स्टेट्स आर हियर, तो वो सारे राज्य सुचारू रूप से संविधान को फॉलो करते हुए चले। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये केंद्र की जिम्मेदारी है। सो शुड आई राइट इट? ओके, लेट मी राइट। अनुच्छेद 355 355 है ना, केंद्र को विवश करता है, विवश थोड़ा मजबूत से नहीं लग जाता, विवश करता है कि राज्य संविधान को फॉलो करते हुए, संविधान को मानते हुए, है ना, फॉलो को क्या बोलेंगे, मानते हुए सुचारू रूप से चले, है ना। रूप से चले। इज इट क्लियर? एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन? ये किसकी जिम्मेदारी दे दी गई है? केंद्र सरकार को। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 355 के तहत, राइट? हाँ, चलिए। अच्छा, इसी के साथ एक और अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, 356 पढ़ लेते हैं इसी के साथ। 355 पढ़ा तो अनुच्छेद 356 पढ़ लो इसी साथ। 356 में भी कुछ केंद्र को शक्तियां देता है संविधान। केंद्र को शक्ति है कि यदि राज्य, है ना, राज्य विफल हो जाए, अगर राज्य अपने कार्य प्रणाली में विफल हो जाए तो केंद्र क्या कर सकता है? केंद्र राज्य को अपने नियंत्रण में ले सकता है, नियंत्रण में ले सकता है ना। देखिए, मैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड तो नहीं कॉपी करूंगी, है ना, वरना फिर किताब दे दूंगी, आप फोटो कॉपी करके पीपीटी लगा दूंगी, ऐसे फिर कर लेना अगर कतई कॉपी करने वाली बात होगी तो। बट ऐसा मोटा मोटा लिखवाने का मतलब है कि आपसे कुछ रह भी न जाए, आपसे कुछ छूट भी न जाए और आपको ज्यादा बर्डन में प्रेशर या बुक की बुक आपको ऐसे उतारनी ना पड़ जाए, है ना। तो इससे आपको समझना होगा। क्लियर होगी मेरे ख्याल से बात। 355 और अनुच्छेद 356 में बेसिकली दोनों में केंद्र को कुछ शक्तियां दी गई हैं। पहले में शक्तियां दी जा रही है कि संविधान को उसकी जिम्मेदारी रहे, देख रेख करे कि जो राज्य सरकार है वो संविधान को अच्छी तरीके से फॉलो करते हुए अच्छे से भी शासन व्यवस्था चला रहे हैं, राज्यों को चला रहे हैं नहीं, ठीक है। 356 में क्या है? केंद्र को अगर लगता है कि राज्य सरकारें विफल हो रही हैं, इन दैट सिचुएशन वो क्या करेगी? केंद्र सरकार राज्यों को अपने अंडर ले लेगी, अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में ले लेगी और उसके अकॉर्डिंग काम करेगी, ठीक है। very simple as I said, है ना। I don't think is there any problem, any type of problem, no, good. अच्छा, इसको जब केंद्र ने सरकार ले ली, इन चीजों को ज्यादातर कैसे जाना जाता है? इसको राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाएगा, है ना। इसको राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है ना। पहले पढ़ चुके हो आप, पहले बता चुके हो आपको ये वाली बातें, है ना, है ना। इसको क्योंकि राष्ट्रपति जी का ही शासन लग रहा है ना, और तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या ऐसी गवर्नमेंट वैसी गवर्नमेंट ये सब कुछ नहीं है, सीधे सीधे राष्ट्रपति जी ही सब पर नियंत्रण ले रहे हैं। इसे राज्यापात या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है, पहले पढ़ाया था आपको, है राज्यापातकाल या राष्ट्रपति आपातकाल पहले पढ़ाया था मैंने। राज्य आपातकाल में कहते हैं, बता चुकी हूँ पहले आपको ये वाली बात, आई थिंक कल भी पढ़ा था हमने इस विषय में। इसे राज्य आपातकाल भी कहते हैं ना, कल ही पढ़ा था शायद। संवैधानिक आपातकाल भी कह सकते हो आप, ठीक है। लिखो हाँ, संवैधानिक आपातकाल भी लिख लो, कुछ रहना नहीं चाहिए ना। संवैधानिक आपातकाल, ठीक है। मेरी
पास पड़ी हुई लग रही है मुझे तो बहुत तगड़ी है। हाँ नो इतना तो ठीक हूँ, पढ़ा सकती हूँ, डोंट वरी या नो दैट्स ओके या देखिए राष्ट्रपति शासन लागू होने के दो आधार हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के दो आधार हैं, दो आधार आप जानते हैं। पहला तो 356 की अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 356 में ही है ना, और दूसरा किसमें होगा 365 में है ना। पहला 356 में है ना, 356 में ये अनुच्छेद, इस अनुच्छेद के तहत ही राष्ट्रपति शासन मिल गया है ना। और दूसरा आई थिंक 365 ही है मेरे ख्याल में पूरा, है ना 365 ही है। कोई और सा किसी को कुछ याद आ रहा तो बता दो नीचे में, हाँ जो है 365 ही है, ठीक है। देखिए आपको ये पढ़ लिया आपने कि 356 राष्ट्रीय शासन लागू होने के दो आधार हैं। पहला अनुच्छेद 356 में जो बात कही गई है कि अगर उसको लगता है कि राज्य विफल हो रही है ना, राज्य सरकार ढंग से काम नहीं कर पा रही है, राज्य अपना कार्यकाल संभाल नहीं पा रही है, रीजन कुछ भी हो सकता है, उनकी वजह से अगर कुछ भी दिक्कतें आ रही है, कुछ उपद्रव हो रहा है, कुछ भी राज्य सही से कार्य प्रणाली अपना नहीं कर पा रहा है, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल बी डन, आपातकाल लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। और 365 में भी राष्ट्रपति शासन लगेगा। 365 के अंदर क्या है, राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का अगर उनको लगता है कि केंद्र ने जो निर्देश दिए थे उनका पालन राज्य ढंग से नहीं कर रहा है, तो वो तभी भी कर सकता है ना। अगर लगने पे हो रही है, इनको लग रहा है ना, अगर इन्हें लग रहा है कि विफल हो रही है, राज्य विफल है, राज्य की विफलता पर सीधी सी बात है ना। मैं अगर इतना लिख लूं तो आई थिंक कि आप लोग उसको अच्छे से लिख पाओगे, बढ़ा के है ना, बढ़ा के है ना। एक्सप्लेन, यू विल एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू मी, इन माय ओपिनियन यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल, है ना। आई डोंट थिंक कि आई शुड राइट हियर in a big paragraph, huh? I don't think like that. You are preparing for UPSC, you will have to give mains examination also, you will have to write a lot, है ना, then you should write. You just start from here by explaining these questions. चलिए 365, अगर उनको लग रहा है कि क्या राज्य केंद्र के निर्देशों को फॉलो नहीं कर रही है ना, केंद्र के निर्देशों को पालन नहीं कर रही है ना, नहीं कर रही, अर्थात विधि का पालन नहीं कर रही है, कानून को सही से नहीं मान रही है, विधि का पालन नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, नहीं कर पा रही है, जो भी रीजन है, पालन नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे राष्ट्रपति जी, nobody will learn me. Why? हाँ क्या क्वेश्चन कर लिया किसी ने? अच्छा चलिए, any doubt, any question, any query? अगर इससे related, it's really very easy. I think according to me, in my opinion, it's really easy. है ना? As you can find that it's totally easy. अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आता then I am here. Then please ask me. कोई क्वेश्चन के डाउट है ना? मैं पढ़ाने जैसे चलती हूँ, कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहे ही ना, और रहता भी है तो आई एम हियर फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स ओनली, है ना. व्हाट इज माय ड्यूटी? जस्ट टू एक्सप्लेन, है ना, मेक यू लर्न, टेक इट इजी, मेक इट इजी. चलिए, सो इट्स क्लियर. नोट इट डाउन. देखिए
अब ये जान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो होता है वो कितने समय तक लगता है और कैसे लगता है, लाइक प्रोसीजर क्या है उसको, कि कैसे प्रक्रिया हुई और कैसे उसको लागू कर दिया गया। तो राष्ट्रपति शासन की समयावधि कैसे निर्धारित होती है बेसिकली, है ना। की समयावधि, है ना, समयावधि। समयावधि कैसे लिखेंगे? हिंदी ठीक है, मैं लिख दूं, मैंने करेक्ट लिखा, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। चलिए, हाँ, राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति शासन की समयावधि तो वही होती है ना कि उसको आप बढ़ाते रहो, उसको कई बार बढ़ाया जा सकता है ना, कई बार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो समय है या राष्ट्रपति शासन जो लग रहा है वो कैसे लगता है, वो संसद के उससे लगता है ना, संसद की परमिशन से या संसद के प्रस्तावों से। तो इसको लगाने के लिए अब हम पढ़ेंगे संसद के अनुमोदन की समयावधि, है ना। इसे क्लियर है ना। देखिए क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति शासन की आपातकाल की घोषणा कर दी, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई है तो उसके 2 महीने, है ना, किसको, अरे नहीं, देखिए, हाँ, राष्ट्रपति शासन, देखिए राष्ट्रपति शासन को 6 महीने करके आप उसे कई बार बढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन राष्ट्रपति शासन फिर लगेगा कैसे, इस बारे में तो वो प्रोविजंस थे कि ये स्थितियां होंगी, बाह्य आक्रमण होगा, वो होगा तो हो जाएगा, लेकिन इसको पर्टिकुलरली कानूनी रूप से कैसे चलाया जाएगा वो भी तो जानना है ना। तो ये जैसे कि अब राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई, ठीक है। अब क्या होगा, संसद का कुछ रोल होता है इसमें या नहीं होता है, उसके बारे में बेसिकली पढ़ना है हमको, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई कि भाई अब से चलेगा, तो क्या होगा, जब घोषणा की गई उसके 2 महीने बाद तक लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, उनको अनुमोदित कर दिया हो गया हो ना। बेसिकली कहने का मतलब है कि उस पे हाँ स्वीकार कर लिया गया, उसे हाँ बोल दिया गया, जी हाँ ठीक है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो इसको करेगा कौन, संसद के दोनों सदन, है ना, संसद के दोनों सदन, है ना, राज्यसभा और लोकसभा, यही है, कोई और सेंस है। द्वारा अनुमोदन, है ना। ये कब है, घोषणा के 2 महीने बाद, ठीक है, लिखना है, घोषणा के 2 महीने बाद, 2 महीने में कहने का मतलब 2 महीने तक, घोषणा होने के 2 महीने में, ऐसा लिखो, है ना, ठीक है। जब घोषणा हुई राष्ट्रपति शासन की तो उसके 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन हो जाना चाहिए। और अगर नहीं, मान लो कि लोकसभा उस समय खत्म पे थी, मतलब लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने पे था, तो क्या होगा कि जब अगली चालू होगी ना लोकसभा, उसके 30 दिन तक वो चीज कंटिन्यू रह सकती है, बशर्ते कंडीशन ये होगी कि राज्यसभा ने उसे परमिशन दे दी हो, राज्यसभा ने उसे स्वीकार कर लिया और राज्यसभा ने उसे पारित कर दिया होगा। देखिए कैसे, हाँ थोड़ा सा डाउट आ सकता है, मैं थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए जब राष्ट्रपति शासन की वो की गई, घोषणा की गई, तो क्या है कि घोषणा के 2 महीने बाद तक राज्यसभा और लोकसभा, संसद के दोनों सदनों की परमिशन मान लो, स्वीकार्यता मान लो कि उनको कोई ना करने वाला नहीं, उन्होंने हाँ कर दिया होगा, दोनों सदनों ने हाँ कर दिया उस बात की, ठीक है। ये कब है, घोषणा के 2 महीने बाद तक, है ना, अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो नहीं हो पाएगा, 2 महीने बाद तक की बात है, ठीक है। लेकिन क्या है कि मान लो कि उस समय लोकसभा विघटित हो रही थी, उस समय लोकसभा कार्यकाल जो भी था वो स्थगित था, कम बंद था, या हो सकता है जो भी चीजें थी, तो ऐसे में लोकसभा से परमिशन नहीं मिली।
तो लोकसभा जब चालू होगी तो उसके 30 दिन के अंदर तक वो शासन चलता रहेगा। पर सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन ये होगी कि जब वो विघटित थी लोकसभा तो राज्यसभा ने उसे परमिशन दे दी, राज्यसभा ने उस प्रस्ताव को पारित कर दिया और राज्यसभा ने उसको स्वीकार कर रखा हो। इन दैट सिचुएशन ओनली इट कैन बी डन। ठीक है, अभी कोई क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ कुछ है तो फटाफट पूछ लेना। हाँ तुम भी कर सकते हो, कमेंट में पूछ लेना। तुम अगर ऐसे नहीं पूछ सकते तो कमेंट में पूछ लेना। अच्छा नाम बदल के पूछ लेना है। क्यों? नाम से पूछोगे तो नहीं बताऊंगी क्या? बस ठीक है। हाँ मतलब राज्यसभा ने अपने सही समय पर उसे स्वीकार कर दिया हो तो जब लोकसभा बैठेगी दोबारा से, उसकी बैठक लगेगी, जो पहली बैठक लगेगी लोकसभा की, उसके 30 दिन के अंदर दोबारा वो भी उस प्रस्ताव को मतलब उस तक वो कंटिन्यू रहेगा, है ना, फिर वो भी करेगी, देगी पारित, है ना। तो सिचुएशन बस इतनी है कि राज्यसभा ने समय पर कर दिया हो, है ना। अगर लोकसभा विघटित की थी तो राज्यसभा ने कर दिया हो पारित, है ना। चलिए चलिए अच्छा, ये एक 44वां संशोधन हुआ था ना, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आई थिंक काम आएगा आपके वो 44th अमेंडमेंट संशोधन। अरे भाई मेरी हिंदी अच्छी है, ठीक है, मैं वो नहीं जो इंग्लिश आने पे घमंड करूं, ओह सॉरी, मैं वो नहीं जो इंग्लिश आने पे इंग्लिश ना आने पे बेइज्जती महसूस करूं और इंग्लिश ना आने पे प्राउड। ठीक है, मेरे लिए मेरी हिंदी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी भाई बोलनी पड़ती है, तो दैट्स ओके। बट ऐसा नहीं है कि हिंदी ना आने पे मैं प्राउड फील करूंगी। भाई अगर मुझे हिंदी नहीं आएगी तो मुझे बहुत शर्म आएगी, सीधी सी बात है। तो मेरी हिंदी और इंग्लिश ठीक ठाक ही है, चला लेती हूँ, काम इतनी तो है, बेइज्जती तो नहीं होने दूंगी इंग्लिश में, नहीं दूंगी। चलिए हिंदी इज माई, मैं हिंदी मुझे, हाँ बस मेरे को पर्सनली इस बात पे बुरा लगता है कि जब हिंदी किसी को नहीं आती है ना तो उसको एज प्राउड लेते हैं। मुझे ये वाली बात समझ नहीं आती ना, मुझे अच्छी लगती है। दैट्स माय पर्सनल व्यू, आई एम नॉट अवेयर अबाउट anyone else views, but it's my personal view। हाँ भटका दो तुम, टॉपिक से भटका दो तुमको, ठीक है। क्या है 44वां संविधान संशोधन, है ना। इसने क्या किया था, देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 था। इसमें क्या था कि जैसे 1 वर्ष का आपातकाल हो गया, 1 वर्ष का आपातकाल, 1 वर्ष के आपातकाल के बाद भी समय बढ़ाते थे, समय बढ़ा सकते थे, है ना, बढ़ा सकते थे। देखिए जनरली मतलब कहने का बात यह है कि जैसे ना 1 साल का आपातकाल हो गया, उसके बाद फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, तो ये इस बात को खत्म किया गया, इस प्रतिबंध पे लगाया गया। उसमें ये कहा गया कि जैसे कि 1 वर्ष का आपातकाल लग गया ना, अब उसे 6 महीने के लिए बढ़ाओ, है ना, 6 महीने करिए। पहले बढ़ाई थी ना कि 6 महीने करके कई बार बढ़ा सकते हो, अनंत तक बढ़ा सकते हो, ऐसे तो, है ना, ऐसा नहीं कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इतनी बार ही बढ़ा सकते हो। पर किया क्या गया कि 6 महीने तक बढ़ाया जाएगा आपातकाल, ठीक है। हाँ 1978 में हाँ संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद भी जारी करने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया था, है ना। जैसे 1 वर्ष के बाद भी जो राष्ट्रपति शासन लगा था ना, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रावधान जोड़ा गया था, ठीक है। आपके बाद भी समय बढ़ा सकते थे, इस पर एक चलिए लिख दो पूरा, है ना, समय बढ़ा सकते थे, इसके लिए एक प्रावधान जोड़ा गया, इसके प्रतिबंध के लिए एक्चुअली, है ना, प्रतिबंध के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया। No one is missing me, don't make me fun, ठीक है।
प्लीज पीजे पीजे नहीं, पीजे मत मारिए यहाँ पे। पुअर जोक्स है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर पीजे, इन योर पुअर जोक्स। बोलिए मैं क्या थी? हाँ, एक उस प्रावधान के प्रतिबंध के लिए प्रावधान जोड़ा गया था ना, तो इसमें क्या कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए केवल तब बढ़ाया जा सकता है जब कुछ कंडीशंस दी गई होंगी ना, क्योंकि 1 साल के लिए जो था उस पर प्रतिबंध लगाया गया ना। यानी कि इस प्रतिबंध में क्या कहा गया कि 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के राष्ट्रपति शासन के बाद, है ना, ध्यान से पढ़ लेना इसको, शासन के बाद 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। आ रही बात समझ में? बढ़ाया जा सकता है। जहां समझ नहीं आ रही होगी ना तो पूछ लेना, समझ रहे हो ना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, शर्माना नहीं। आजकल जहां शर्माना चाहिए दुनिया वहां नहीं शर्मा रही है। चलिए ठीक है, आ रही है बात समझ में कि जैसे 1 वर्ष का राष्ट्रपति शासन बीत गया तो उसको बढ़ा देते थे, है ना। तो 44वां संशोधन लाया गया जो कि 1978 में था, उसके तहत एक प्रावधान जोड़ा गया जिसमें इसी पर प्रतिबंध लगाया गया कि 1 वर्ष बीतने के बाद जो प्रावधान बढ़ाया जा रहा है, जो दोबारा से राष्ट्रपति शासन और कंटिन्यू किया जा रहा है, तो उसमें कुछ कंडीशन रखी गई कि 1 वर्ष बीत गया राष्ट्रपति शासन को तो अब 6 माह के लिए बढ़ाओगे, अगर बढ़ाना पड़ता है तो अब 6 माह के लिए बढ़ाओगे, ऐसा नहीं कि 1 साल तक बढ़ा दोगे। अब 1 साल नहीं बढ़ाओगे, 1 साल के बाद 1 साल बीत गया, अब 6 महीने के लिए बढ़ाओगे, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी कि कौन सी कंडीशन में आप 6 महीने के लिए बढ़ाओगे। ठीक, 6 महीने के लिए आप कई बार बढ़ा सकते हो, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो 6 माह तक बढ़ा सकता है, जिसके कुछ आधार होंगे, है ना, जिसके आधार, किन आधारों पर बढ़ाया जा सकता है वो पढ़ते हैं, है ना। जिसके आधार है, कौन होंगे आधार, क्या होंगे आधार, किस आधार पर बढ़ाया जा सकता है, इसी की बात अब हम कर लेते हैं फटाफट से। तुम्हें क्या लगता है कौन कौन सा आधार हो सकता है भाई, किस आधारों पर इनको बढ़ाया जा सकता होगा राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए? पहली कंडीशन तो वेरी सिंपल, पहले पढ़ रखी आपने कि यदि पूरे भारत में या राज्य में आपातकाल की घोषणा है ना, में आपातकाल की घोषणा है। पहली कंडीशन तो यही हो गई, आइए समझ में, दिखना तो चाहिए, ऐसे दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। यदि पूरे भारत में या फिर पूरे राज्य में, है ना, पूरे राज्य या उसके किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई होगी, यहाँ पे राष्ट्रीय जरूर लिखना है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। यदि पूरे भारत में या राज्य के भी किसी विशेष क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि पूरे राज्य या किसी राज्य के किसी क्षेत्र में, यहाँ भी लिख लो किसी क्षेत्र में हो तो भी, है ना, राज्य के किसी क्षेत्र में, ये इस सिचुएशन में भी होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर चुनाव आयोग एक बात कह दे, है ना, अगर चुनाव आयोग ये कह दे कि जो राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ना, उनमें दिक्कतें आ रही हैं, उनमें कठिनाइयां आ रही हैं, वो चुनाव सुचारू रूप से, अच्छे रूप से, सही ढंग से नहीं हो सकते हैं, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, 6 महीने के लिए बढ़ सकता है। यानी कि चुनाव आयोग कहे, अगर कहे, क्या कहे कि राज्य में विधानसभा चुनाव होने में कठिनाई आ रही है ना, कठिनाई है, इतना लिखो, क्लियर है ना। अब राष्ट्रपति शासन के प्रमाण पढ़ लेते हैं, प्रमाण नहीं परिणाम, राष्ट्रपति शासन के परिणाम भी तो होंगे, राष्ट्रपति शासन तो लगवा दिया हमने,
अब राष्ट्रपति शासन के परिणाम क्या है? प्रमाण और प्रमाण में फर्क होता है। राष्ट्रपति शासन के परिणाम, ठीक है, रिजल्ट, है ना, क्या बोलेंगे इसको, रिजल्ट। आपके परीक्षा के परिणाम आते हैं ना मई में, आपके जो 28 जून को 2023 में परीक्षा हुई थी यूपीएससी की, उसका परिणाम आया था। देखिए क्या करता है ये, जब इसको शासन मिलता है क्या करता है, ये राज्य सरकार की शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है ना, है ना। राज्य की जो शक्तियां होती है, राज्य सरकार की जो शक्तियां होती है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगता है तो उनकी पावर्स इनको मिल जाती है, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा ये, राज्य सरकार की शक्तियां लेगा। पहला परिणाम तो यही हो गया इसका, राज्य का है, राज्य सरकार की, है ना, शक्ति ग्रहण कर लेंगे, ऐसे लिख देते हैं हम, ग्रहण करेंगे, हम लिखेंगे बकायदा इज्जत से, ठीक है। राज्य सरकार की शक्ति ग्रहण करेंगे, है ना। राज्यपाल वाली, राज्यपाल की बात पढ़ी थी। राज्यपाल और भी जो भी अधिकारी होते होंगे उनकी शक्ति इनको मिल जाती है ना, राज्य सरकार की शक्ति, यानी कि राज्यपाल और अधिकारी जो भी होते होंगे, अधिकारी की शक्ति, है ना, किसको मिल गई जी, राष्ट्रपति जी को मिल गई या नहीं मिल गई। परिणाम क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन नहीं लगता तो थोड़ी हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा तभी तो हुआ है ना ये, है ना। ठीक है। दूसरा, देखिए इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि जो संसद है ना, राज्य विधायिका की शक्ति ग्रहण कर सकता है ना। संसद, है ना, राष्ट्रपति घोषणा करेगा, राष्ट्रपति तो कर रहे हैं घोषणा, राष्ट्रपति जी घोषणा कर रहे हैं कि जो संसद है वो राज्य विधायिका की शक्ति ग्रहण कर सकते हैं, है ना, कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी, है ना, ग्रहण करेगी, प्रयोग करेगी, जो भी करेगी वो करेगी, ठीक है। तीसरा, देखिए क्योंकि वो ऑथोराइज्ड हो गए ना फिर राष्ट्रपति जी अब। ये एक और काम कर सकते हैं, ये ना कुछ निलंबन भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो राज्य सरकार के जो भी निकाय थे, जो भी अधिकारी थे या कुछ थी जो उस समय लागू किए गए ना, उनको निलंबित कर सकती है। कौन कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति वित्तीय व्यवस्थाओं में भी कर सकती है, हेरफेर, बदलाव, है ना, कमी ज्यादा, ये सब कुछ कर सकती है। वैसे ही जो अभी है सिचुएशन, उसमें भी राष्ट्रपति कुछ आवश्यक कदम उठा सकते हैं, जिसमें क्या है, राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना, है ना। राज्य से संबंधित, राज्य के संवैधानिक निकायों से संबंधित प्रावधानों का निलंबन। इज इट क्लियर, है ना। I think it's clear. It's clearly clear. चलिए कोई आ गया ना समझ में, बस इससे ज्यादा बड़ी बात क्या चाहिए आपको, समझ आना चाहिए आपको बस फटाफट से, ठीक है। परिणाम हो गए राज्य शासन के, और क्या कर परिणाम करोगे तुम। 356 का प्रयोग पढ़ना है, अच्छा। अनुच्छेद 356 पढ़ लेते हैं, हमें क्या, हम तो यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं है भाई। देखिए एक बात बताते हूँ,
1950 में हमारा देश आजाद हुआ था, सॉरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। 1950 से अब तक कम से कम 125 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, याद रखना। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल अलग बात है, राष्ट्रपति शासन अलग बात है। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल में भी राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन राज्यों में भी तो आपातकाल लगते हैं ना। राष्ट्र में तो पूरे देश की बात हो जाती है, राज्यों में एक पर्टिकुलर राज्य में या किसी एक विशेष क्षेत्र में, राज्य में भी कुछ विशेष क्षेत्र में ही सिर्फ आपातकाल लागू किया हुआ है, यानी कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ है ना। आपातकाल कितनी बार हो वो अलग बात है, राष्ट्रपति शासन कितनी बार हो वो अलग बात हो जाएगी। 125 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है मेरे हिसाब से। अब सब लोग अपना अपना अलग अलग हिसाब मत बताना, असली हिसाब ही बताना, ठीक है। हाँ तो क्या मत मानना, अपने हिसाब का मतलब ये नहीं कि तो क्या मानो, अकॉर्डिंग टू आर डाटा ये उस हिसाब से होता है, ठीक है। मतलब लगभग हर साल 2 बार तो लग ही जाता होगा, है ना। 125 से अधिक बार ही लगा है, कम बार नहीं लगा है, समझ रहे हो। इससे 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 ज्यादा ही लगा है, कम नहीं हो सकता है, ना ही फिक्स है, इससे ज्यादा ही लग गया है। 125 बार से अधिक ही लगा राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद अब 1956 ही तो दे रहा है अनुच्छेद राष्ट्रपति को शासन लगाने की, है ना। देख आप सभी जानते हो कि क्या है, राजनीति में ना जो नेता लोग होते हैं, जो राजनीतिक जिनका वर्चस्व होता है, वो अपनी इच्छा अनुसार भी राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, है ना। आपातकाल एक हो गया, बाह्य आक्रमण ये वो सिचुएशन। आजकल तो राष्ट्रपति शासन क्या है, शक्ति खुद के हाथों में होने की शक्ति, है ना। जाहिर सी बात है, देखिए जो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति भी ऑलमोस्ट उन्हीं का होता है ना। और एक और भी कुछ कंडीशन है कि राष्ट्रपति बेचारा सिर्फ मतलब क्या है, वो ना नहीं कर सकता है ना, उसको दिया जाएगा, लेकिन उससे एक्सपेक्टेशंस ही रहती कि ये हाँ करेगा, वो ना करने को उसे ऑथराइज ही नहीं कर रखा है। तो राष्ट्रपति का क्या अपना अलग से कोई है कुछ ऐसा, मतलब कुछ अपनी अलग शक्तियां, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली प्रधानमंत्री से ही जुड़ी है उसकी सारी शक्तियां। तो क्या होता है, जिसका वर्चस्व होता है वो राजनेता जो होता है, यानी कि अर्थात प्रधानमंत्री ही है ना, सीधे सीधे बोला जाए तो। वो अपनी इच्छा अनुसार भी राष्ट्रपति शासन लगवा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपातकाल के सारे बैठे हैं, आपातकाल इतने हैं तो इतने राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उन्हें अनेक तरीके निकाल लिए हैं। हम राष्ट्रपति शासन बात बात पर लगवा लेते हैं लोग, साल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। आपने आपातकाल कितने सुने बताइए, है ना। राष्ट्रपति शासन तो अपने हित के लिए राजनीतिक लोग जो है वो लगवा लेते हैं राष्ट्रपति अपने हित के लिए, बात समझ में। जहाँ पे उनको लगता है कि विश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, मेरी सरकार हट जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं नहीं रह पाऊंगा, तो वहां पे वो सब खत्म ही कर देंगे, राष्ट्रपति शासन लगवा देंगे। अब कर लो, तुम्हें क्या करना है, कुछ कर पाओगे फिर ऐसे सिचुएशन में, है ना। राष्ट्रपति शासन लगे कौन क्या करेगा, सबकी कार्यप्रणाली बंद हो गई राष्ट्रपति शासन लगते ही, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप सभी को पता है कि सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगा था। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, अगर याद नहीं आ रहा होगा तो बहुत गुस्सा करूंगी मैं, ठीक है। 1951 में लगा था सबसे पहले पंजाब में, पढ़ चुके हो आप, झूठ मत बोलना कि नहीं पढ़ा, किसी को याद नहीं है पहला राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 1951 पंजाब में लगा था ना राष्ट्रपति शासन, पहले पढ़ा चुकी हूँ बात आपको, बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी आपको, याद भी होगा। देखिए अब तक ना ऑलमोस्ट हर राज्य में 2 बार या 2 से अधिक बार भी राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। जितने भी राज्य हैं उनमें 2 बार 2 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है अब तक। जो भी एरा जो समय चल रहा है आपका 2023 में, तो जितने भी स्टेट हैं उन सब में 2 या 2 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है।
न्यायिक समीक्षा की संभावना है। अच्छा पढ़ लो भाई, जो बोलोगे हम तो वही पढ़ाएंगे, हमारा काम क्या है, पढ़ाने के अलावा हम क्या करते हैं। देखिए न्यायिक समीक्षा की संभावना में, है ना, क्या है राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की संभावना में, संभावनाएं न्यायिक समीक्षा की। देखिए अब एक बात बताती हूँ, न्यायिक समीक्षा क्या मतलब कि क्या वो न्यायालय जा सकता है, क्या कोई ऐसा अधिकार है जिसके तहत न्यायालय जा सके, न्यायालय में से चुनौती दी जा सके। देखिए 1975 में, एक बात बताते हैं आपको, 1975 में 38वां संविधान संशोधन, है ना, क्या किया गया कि इसमें ये बात कही गई कि राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति जो भी करेगा वो एक्सेप्टेबल होगा, वो स्वीकार्य होगा, उसको ना ही किसी तरह की चुनौती दी जा सकती है, ना ही उसके लिए न्यायालय में जाया जा सकता है। आई बात समझ में? जो राष्ट्रपति करेंगे वो उससे संतुष्ट होना होगा, है ना, उससे आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए, अर्थात आप उसके विपक्ष में नहीं जा सकते हैं। सीधे 38वां संविधान संशोधन, हाँ 1975 में 356वां जो अनुच्छेद था, हाँ 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा तथा से किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, है ना। अनुच्छेद 356 से शक्तियां दे रहा था, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लागू हो रहा था उसी में, ठीक है। पर एक बात हो गई 1978 में, 1978 में एक और बात हो गई भाई, यहाँ पे एक और संशोधन हो गया। कौन सा वाला हो गया? 44 वाला, पढ़ाया आपने पहले। इसने क्या कर दिया भाई, यहाँ क्या था कि न्यायालय के लिए, न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं, है ना, चुनौती नहीं। और इसने क्या कर दिया, न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है ना, इसमें नहीं दी जा सकती है और इसमें दी जा सकती है। यही एक अमेंडमेंट हुआ 1978 में, जिसे 44वां संशोधन कहा गया। उसके तहत क्या किया गया, उसके तहत राष्ट्रपति जी की जो कार्य प्रणाली थी राष्ट्रपति शासन के समय, उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सॉरी ठंड लग गई ना छत पे, छत तो नहीं है, थर्ड फ्लोर है, बट इतना वो नहीं है ना, जैसे रहते हैं वो फ्लोर होते हैं, पूरा खाली पड़ा रहता है, उस हिसाब से चलते ये चैप्टर पूरा करा के तो जल्दी वैसे तो चलिए। तो ये बात समझ आ गई ना। अगर पूछ ले कि क्या राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति हाँ क्या ये न्यायालय के समक्ष, क्या बोलेंगे इसको, समीक्षा, क्या इसकी न्यायिक समीक्षा है, करी जा सकती है? तो अभी की डेट में आप बोलोगे हाँ, है ना। क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि कौन से ईयर में ये किया गया, आप बोलोगे 1978। क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि कौन से संशोधन के तहत किया गया, आप बोलोगे 44 अमेंडमेंट, है ना। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर है? वित्तीय आपातकाल पढ़ चुके हो आप? वित्तीय आपातकाल क्या होता है? अनुच्छेद 360 के तहत लिख दो,
पढ़ चुके हो आप, लेकिन अगर याद नहीं आ रहा हो तो मैं बता देती हूँ। वित्तीय आपातकाल का घर है क्या है, अनुच्छेद 360 कहता है ना, इसमें जो भी करेगा वो अनुच्छेद 360 कहेगा। लिखने की जरूरत है कि अनुच्छेद है 360, अनुच्छेद 360 ही कहेगा इसमें, जो कहेगा और कौन कहेगा। राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है ना अनुच्छेद 360। देखिए अगर देखिए अनुच्छेद जो 360 है वो राष्ट्रपति जी को ये शक्ति देता है कि वो वित्तीय आपातकाल लगा दे। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश में या राज्य में वित्तीय अस्थिरता है ना, फाइनेंशियल क्रिटिक्स है, तो वो उस सिचुएशन में मतलब हालात ज्यादा खराब लगने चाहिए, यानी थोड़ी सी कमी पे ज्यादा जब खराब लगती हैं चीजें तभी वो मतलब अगर फाइनेंशियल इश्यूज ज्यादा लग रहे हैं दैट सिचुएशन, वो क्या करेंगे, वो वित्तीय आपातकाल लगा देंगे, है ना। देखिए 38वें संविधान संशोधन 1975 में कहा गया था, है ना, कि राष्ट्रपति जो वित्तीय आपातकाल लगाएगा वो मान्य होगा भाई, ठीक है। राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है ना, मतलब उसी को फाइनल माना जाएगा। और एक और बात होगी कि वो किसी भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए या फिर न्यायालय जाने के लिए योग्य नहीं होंगे, यानी कि आप उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आप उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो। ये बात लिखने की जरूरत है कि बोलने से समझ आ रही है, लिखना है तो आप लिख लो कि जो ये 1975 में 38वां संविधान संशोधन था, वित्तीय आपातकाल के रिगार्डिंग लिखा रही हूँ, तो उसमें ये था कि राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेंगे वो अंतिम होगा और मान्य होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। और ना ही उसे न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, ना ही दी जा सकती है, कहने का मतलब है इसलिए नहीं दी जाएगी, दी जा सकती होती तो दे ही देते लोग, ठीक है, दी जाएगी चुनौती, और ना ही वह प्रश्न योग्य है, उनसे कोई क्वेश्चनेबल नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ठीक है, सीधी बात, क्लियर बात। लेकिन सेम वही बात कि 1978 में वही सेम प्रोसीजर 44वां संविधान संशोधन ने क्या कर दिया, राष्ट्रपति को आंसरेबल कर दिया, है ना, वो उत्तर देंगे और न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है, अर्थात न्यायालय में उनके निर्णयों को चुनौती भी दी जा सकती है। इज इट क्लियर, एम आई क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? मैं बिना चले नहीं पढ़ा पाती हूँ ना, पता नहीं क्या दिक्कत है, हाँ इसी वजह से पैर में दर्द होता होगा। चलिए कोई नहीं, इतना दर्द तो ठीक है, बीइंग अ टीचर वी हैव टू डू सम हार्ड वर्क, है ना। लाइन मैं लाइन ऐसे ही बढ़िया निकल गया, दिल की आवाज है, लाइन बन के निकलती है, जो मस्त मस्त लाइन बन के निकलती है ना, ये दिल की आवाज है, एक्सपीरियंस है ना, it's all are my own feeling. I don't have to write, I don't have to modify it, just say whatever you feel. But तो my pure experiences, my pure intentions, my pure thinking, so ये निकलती है लाइंस के रूप में अच्छी अच्छी। शायरी शुयरी नहीं करनी मेरे को, ठीक है। चलिए और कुछ, संसदीय अनुमोदन और समयावधि वही, इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है ना, और इसे जारी रखने के लिए संसद को पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। देखिए इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है, उसकी आपने पहले वैसा पढ़ लिया है ना, पढ़ा दिया था, एक वर्ष में 6 महीने 6 महीने वाली बात पढ़ा दिया ना, अधिकतम सीमा नहीं है इसकी, कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। ठीक है, और कार्यकाल बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी नहीं, संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं, सीधी सी बात है, मंजूरी की जरूरत नहीं। क्या कह रहे हो? कह रहा है कि कौन कह रहा है? कह रहे हैं कि ऐसे लिख रहे हैं जैसे वीडियो में स्पीड बढ़ा के लिखते हैं, वैसा लग रहा है कि वैसे लिख रही हूँ। जाओ भाई जाओ,
भैया तुम दुष्ट भैया हो। मनीष भैया, मनीष भैया, अविनाश भैया, शेखर भैया। और कौन सा भैया? तीन भी, मनीष भैया, शेखर भैया, अविनाश भैया। मेरे भैया लोगों का इसमें क्या कनेक्शन है? उनको मारती डांटती कुछ नहीं करते, ना मैं मारती ना मैं डांटती अपने तीनों भाइयों को, कुछ नहीं कहती भी मैं। तुमने मारा आज तक कभी? मैंने तुम लोगों को डांटा कभी आज तक? हैं? तुम मेरे उनसे भी छोटे भाई हो, वो तो फिर भी थोड़े थोड़े बड़े तुम लोगों से। बहनों को तो वैसे भी नहीं मारती मैं। हाँ बहनों और भाई, आज तक मारा तुमने कभी किसी को? अब ये फेंक दो लोगे, नहीं मारते मैं। छोटे भाई है तो क्या हुआ, मारती नहीं अपने भाइयों को। मारने वाला नहीं, ऐसी बातों से डांट देता हूँ उनको मैं। डांटना भी जरूरी है, मारना नहीं। मम्मी पापा मारते पकड़ के कूद देते हैं। चलिए, कार्यकाल बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है। और कुछ बचा है? हाँ वही पुनः मंजूरी ना, दोबारा से बढ़ाने की बात हो रही है। इसका मतलब एक कार्यकाल तो चल रहा है ना, पुनः मंजूरी लिखो, खुश हो जाओ। गुड, किताब पढ़ के बोल रहे हो है? किताब पढ़ के बोल रहे हो ना, पुनः मंजूरी। चलिए कोई नहीं। आप विद्या बदल के भी प्रभाव पढ़ लें तो छूटना नहीं चाहिए, पढ़ लो सब, खत्म करके जाएंगे चैप्टर। तो अच्छा, पैर में दर्द हो चाहे वो हाथ में, ठीक है। पढ़ते हैं वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। नहीं पढ़ लो मुझे क्या, ठीक है। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। हाँ, वित्तीय आपातकाल के प्रभाव, ठीक है। जब वित्तीय आपातकाल लग गया तो उसके क्या साइड इफेक्ट या फिर इफेक्ट्स होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हो कि जब आपातकाल लगता है तो केंद्र के पास शक्तियां आ जाती है। वो केंद्र क्या कर सकती है? केंद्र राज्य को निर्देशित कर सकती है ना। देखिए आप समझ गए ही हो आप कि जब भी आपातकाल लग रहा है ना, शक्तियां केंद्र के नियंत्रण में आ जाती हैं। आपको ये प्रभाव जब लिखने हो ना तो दिमाग में ये बिठा के लिखना है कि शक्तियां कहाँ चली गई हैं? केंद्र के पास चली गई और राज्य से हट गई हैं शक्तियां, ठीक है। तो केंद्र राज्य को निर्देशित करेगी, है ना। अगर ऐसा हो गया है, वित्तीय आपातकाल लग गया है तो केंद्र राज्य को निर्देशित करेगी, ठीक है। इसी को आपको बड़ा करके लिखना है ना। आपको पढ़ाया था वेतन में कमी कर देगा, है ना। सेवा में कमी, वेतन में कमी, पहले पढ़ाया था आपको। वेतन में कमी कर देगा। कर में भी वो जो टैक्सेशन है, जो कर प्रणाली है, उसमें भी फेरबदल कर सकता है। फेरबदल कहने का मतलब है कि कमी कर सकता है, बढ़ोतरी कर सकता है कि कहीं यहाँ से हमें टैक्स इस हिसाब के लेने हैं, यहाँ से हमें इस हिसाब के टैक्स लेने हैं, ये चीजें वो कर सकता है ना। वेतन और भत्तों में तो कटौती कर ही सकता है। निर्देश भी जारी कर सकता है ना। ऐसे तो अब फाइनेंस की बात है, वित्त की बात है, तो वेतन में कमी करेगा, भत्तों में कमी करेगा। लो भाई भत्तों में कमी करा दी, है ना। उच्च न्यायालय के हों, किसी के हों, और उसमें भी करा सकते हैं, हाँ करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना पढ़ लो भाई, मुझे क्या है, पढ़ो यहाँ पढ़ते हैं फिर। आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना भी, कोई चीज बिना आलोचना के रही है आजकल, है। लोग तो श्री राम जी की आलोचना करने वाले, तो लोगों का क्या है ना।
कुछ है, कुछ लोग देखिए पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, कुछ नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव वाले आसमान को छू के आ जाएंगे और नेगेटिव वाले कुछ जगन्य अपराध भी करके आ जाएंगे। तो डिपेंड ऑन अर्थ थिंकिंग ओनली, है ना। थोड़े से संस्कारों की भी कमी रह जाती है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ ऐसा भी हो जाता है। चलिए फिर बाकी कुछ ज्यादा से ज्यादा तो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कैसी कैसी चीजें कर लेते हैं, है ना। बड़े बड़े से लेकर छोटे छोटे क्राइम बहुत चीजें हो जाती हैं दुनिया में ऐसी जो लोग कर देते हैं और किसी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक चीज हो जाती है ना। हर रोज आए दिन कुछ ना कुछ होता है, इसलिए शायद मेरे घर से ज्यादा हमारे लिए निकल जाती है तुम्हारे तुम लोगों के साथ रहते हैं। कुछ ना कुछ चीजें फेस जब भी आती हूँ ऑफिस से घर आते आते कुछ ना कुछ चीज दिखाई जाती है। जैसे आज वो मर्डर हुआ है जो, है ना, तो मतलब वो न्यूज में कितना आ रहा है मर्डर हुआ है ना जो। अब चुनाव है, नेता है, ये है वो है, कितनी कितनी चीजें इंसान देखे, कितनी चीजें जी है ना। तो वही कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि भाई हम किसी को दुख ना दे, तकलीफ ना दे। अगर हर बंदा ऐसा ही सोचे तो ये दुख दर्द तकलीफें मुझे लगता है हो ही ना दुनिया में, है ना। किस चीज की कमी है जिसकी वजह से ये हो रहा है, कोई सोचा है? चलिए आलोचना पढ़ते हैं वरना हम तो ऐसे भूल जाएंगे। आलोचना ये है कि जो संघीय प्रभाव है ना वो नष्ट हो रहा है। इनके हिसाब से संघीय शक्तियां नष्ट हो रही हैं, ऐसा मान लो, है ना, नष्ट हो रही हैं। और क्या हो रहा है? केंद्र प्रभावी हो रहा है। यही तो मतलब हुआ। देखिए हेडिंग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेंस के लिए। ये तो आपका प्रीलिम्स क्लियर का रहेगा, मेंस में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस बात को ध्यान में रख के इसको पढ़ना है ना भाई। राज्य की शक्तियां कहाँ आ जाएंगी? केंद्र के हाथों में आ जाएंगी ना पूरी तरह से। हो जाते हैं लिखने की प्रैक्टिस अपने आप की हो जाती है, लिखोगे तो मिल जाए। ठीक है, राष्ट्रपति ही तानाशाह बन जाएगा, है ऐसा नहीं है, तानाशाही तो नहीं है हमारे देश में, लेकिन ये आलोचना के तौर पर कही गई है बात कि राष्ट्रपति ही तानाशाह बन जाएगा। क्यों बोला जा रहा है ऐसा? क्योंकि राष्ट्रपति के हाथों में शक्तियां आ गई है ना भाई। राष्ट्रपति शासन लागू जब होता है तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति जी को मिल गई है ना, तो ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन तानाशाह बन जाएगा, राष्ट्रपति जो है वो तानाशाह बन जाएगा, है ना। क्या कह रहे हैं? राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता निरर्थक हो जाएगी, है ना। ऐसा होगा क्या? निरर्थक हो जाएगी, होगी क्या? आलोचना है भाई, पॉसिबिलिटीज है, इसलिए बोला जा रहा है, इसलिए आलोचना की जा रही है, अज्यूम किया जा रहा है ना। देख, मूल अधिकार नष्ट हो जाएंगे, है ना। कैसे? आपने पढ़ा है, यानी कि प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, है ना। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगा, सबको समझ आ गया कि केंद्र के हाथों में शक्तियां यानी कि राष्ट्रपति के हाथों में शक्तियां आ गई, ठीक है। तो इसकी आलोचना क्या क्या हो गई कि जैसे संघीय शक्ति नष्ट हो रही है, यानी कि जो राज्यों की शक्तियां हैं वो नष्ट हो रही हैं, अब केंद्र एकमात्र शक्तिशाली बन रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि राज्य की शक्तियां पूरी तरह केंद्र के हाथों में आ गई, जो कि सच भी है। केंद्र के हाथों में सारी शक्तियां आ जाती है, केंद्र ही सारे फैसले कर रहा होता है।
इवन वित्तीय फैसले भी केंद्र करता है। भत्तों में कटौती, वेतन में कटौती, कहाँ से कितना टैक्स, कैसे कितना, ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है? राष्ट्रपति जी कर रहे हैं। तो एज्यूम किया जा रहा है, उसकी आलोचना की जा रही है कि राष्ट्रपति ही तानाशाह बन जाएगा, एकमात्र शासन जिसका हो तानाशाह राष्ट्रपति शासन। एक व्यक्ति जैसे होता है ना कि एक राजा 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 तो राजा तो राजा 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 चल रहा है ना, हायरार्की चल रही है, तो वैसा बन जाएगा कि राष्ट्रपति एकमात्र उसका शासन रहेगा। जो राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता है वो निरर्थक हो जाएगी, मूल अधिकार नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि पढ़ा है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है या आपातकाल होता है तो अनुच्छेद 19 के सारे मूल अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं ना, 20 और 21 को छोड़ के सारे मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में जो मूल अधिकार जो हमारे हैं, हमारे प्रजातंत्र को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र है, यानी कि जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल वाली सरकार है भारत देश में। लेकिन अगर मूल अधिकार ही नहीं रहेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो इनका कहने का मतलब है कि जब मूल आलोचक जो भी है, आलोचना किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, आलोचना में जो बात कही है उसकी बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ, तो प्रजातंत्र का आधार ही खत्म हो जाएगा, मूल अधिकार भी खत्म कर दिया जाता है ना जब राष्ट्रपति शासन लगता है। तो इस विषय में बोला गया है। अभी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी? मेरी तरफ से सिर्फ एक ही मैसेज रहता है कि डोंट हर्ट एनीवन, आइदर इट्स अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल, है ना? डोंट डू दिस। कुछ भी रीजन ना बनिए, आप किसी के भी दुख का कारण ना बनिए, ठीक है? जितनी खुशियां आप स्प्रेड कर सकते हैं करिए, है ना? देखिए किसी, वो मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है, मेरी खुद की लाइन नहीं है लेकिन मैंने कहीं पढ़ी है, बाकी सारी मेरी लाइन्स होती हैं बट अभी मेरे को याद आ गई किसी और की लाइन है, आई डोंट नो किसकी है, कि अगर आपके पास नहीं है किसी की मदद करने की शक्ति, आप उस काबिल नहीं है तो आप मेहनत करिए, और अगर मदद करने की शक्ति है आप में और क्षमता है तो आप मदद करिए। बस ये वाला फंडा लागू करके रखो, बहुत मजा आएगा जिंदगी जीने में। अगर नहीं है आपके पास वो मेहनत करने की काबिलियत नहीं है, कहीं आप अभी आपसे कोई फाइनेंशियल कोई मेहनत मांगे तो शायद आप नहीं कर पाओगे, तो आप उस लाइफ में नहीं कि आप मेहनत, यानी कि जब आपके पास है तो आप मेहनत करिए, मदद करिए, और जब नहीं है तो उसको करने के लिए मेहनत करिए। सिंपल सी बात है, इसमें बहुत मतलब आप खुद सोच के देखो ना, अगर हर बंदा ऐसा हो जाएगा तो क्या देश में इतने बड़े बड़े लेवल के क्राइम होंगे, जघन्य अपराध, मतलब इमेजिन करना बस की नहीं होगी ऐसे अपराध। तो उनसे बचने के लिए हमें, बस मेरा यही मैसेज है, जो आप जितना फॉलो कर सकते हो प्लीज करिए। थैंक यू सो मच अगर आप करेंगे तो, ठीक है? तो ये चैप्टर तो कर दिया था, ये चैप्टर आज हो गया आपका 16 आपातकालीन प्रावधान। कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज आपकी क्लास ओवर कर देते हैं, जल्दी हो गई मेरे ख्याल में ओवर। कल 17 क्लास 17 चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक खुश रहिए, मजे में रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।